आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अन्य नदियों के बारे में। ऐसे तो मध्य प्रदेश में 200 से ऊपर नदियां हैं, मगर जो प्रमुख नदियां हैं अक्सर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पूछी जाती है, हम उस नदियों को मानचित्र के अनुसार हम एक एक करके आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की अन्य नदियां। फ्रेंड्स, चंबल नदी का उद्गम होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाओ पहाड़ी से महू इंदौर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चंबल नदी को जिस प्रकार से यमुना में जाके मिल जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये यमुना नदी है और कहां पे मिलती है ये मिलती है इटावा शहर में, जो कि है उत्तर प्रदेश का। फ्रेंड्स, आप नोट करते जा रहे होंगे, आशा करता हूँ साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं मेरे पढ़ाते पढ़ाते, ताकि आप लोगों को ये पॉइंट और भी क्लियर होते जाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपनी एक नदी के बारे में, जो है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो सबसे पहले इसकी सहायक नदी है वो है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है फ्रेंड? काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास से। देवास में कहा फ्रेंड? देवास में बगली गांव। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर प्रश्न पत्र में ये आता है सवाल काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है, तो हम बताएंगे देवास के बगली गांव से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जाके चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में कहां जाके मिलती है फ्रेंड्स? ये मिलेगी कोटा में। कोटा आप सभी जानते हैं, कोटा कहाँ है? कोटा है राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना याद रखेंगे। मैं यहाँ पे इसके पॉइंट लिख देता हूँ। उद्गम हो जाएगा हमारा देवास से, बगली गांव ये हो गया। इसका अंत होता है कहां पे फ्रेंड्स? चंबल नदी में जाके कोटा में। नेक्स्ट, अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। तो काली सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है? काली सिंध नदी की कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड ये, प्लीज इसको याद रखिएगा। 150 किलोमीटर है काली सिंध देवास में, जहां से इसका उद्गम है। फ्रेंड, इसकी एक सहायक नदी है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वो एक सहायक नदी कौन सी है? वो है पुनासा नदी। पुनासा नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है। ये होगी हमारी पुनासा नदी। साथ ही साथ अगर राज्यों की बात करें तो काली सिंध नदी हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों में जाती है। अभी यहाँ पे सहायक नदी लिख देता हूं मैं, पुनासा, और राज्य में हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। इसकी परियोजना और जलप्रपात और भी आगे वाली डिटेल को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको सारी परियोजनाएं पढ़ाऊंगा, सारे बांध पढ़ाऊंगा, सारे डैम पढ़ाऊंगा, सबकी विस्तृत क्लास लूंगा, और जिसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट उस चीज को डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आपको याद भी अच्छे से हो और आपको आपके एग्जाम में रिमेम्बर करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, रिमेम्बर करना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम लोग पढ़ लेते हैं और जब प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं तो हम वहां पे इस चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं लिख के आपको मानचित्र के जरिए इस चीज को बताऊं, ताकि आपको ये और भी अच्छे से याद होता रहे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी कहता रहता हूँ कि आप इसको नोट डाउन करते चले, और किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन या कुछ भी प्रकार की आपकी क्वेरी आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं।
मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स, याद रखिए, आप कॉपी में पेन डाउन करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक बच्चा अपना एग्जाम में सिलेक्शन पाए, मैं उसी प्रकार से पढ़ाता हूं सारे बच्चों को, और मेरी उम्मीद होती है, मेरी आशा होती है कि सभी बच्चे अच्छा स्कोर करें और अच्छे नंबर लाएं। और अच्छे नंबर बच्चे तभी ला पाएंगे फ्रेंड्स, आप सब लोग तभी अच्छे नंबर ला पाएंगे जब अपना कॉन्सेंट्रेशन और हम कंप्लीट क्लास को देखें, प्लस अपने नोट्स साथ में बनाते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं लिखता भी जा रहा हूँ और बोलता भी जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज के लिए हेल्प मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? सीहोर से निकलती है फ्रेंड्स, ये बता देता हूँ, सीहोर जिला। फ्रेंड्स कहां से निकलती है पार्वती नदी? सीहोर जिले से। और फ्रेंड्स ये भी जाके चंबल नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है फ्रेंड्स? चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और ये कहां मिलती है? ये भी कोटा में ही मिलती है। कोटा से कुछ दूरी पहले काली सिंध नदी मिलती है चंबल नदी में, और पार्वती नदी भी कोटा में कुछ दूर आगे जाके आपकी चंबल नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल हम याद रखेंगे, ठीक है, ये भी चंबल नदी की एक सहायक नदी ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात कर लें इसके अलावा, तो इसके अलावा सिंध नदी भी हमारी एक नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सिंध नदी के बारे में अगर हम बात करें तो सिंध नदी का उद्गम यहां से होता है। सिंध नदी मैंने फ्रेंड्स बताया कहां जाके मिलेगी? सिंध नदी जाके मिलेगी यमुना में। ठीक है फ्रेंड्स, सिंध नदी यमुना में मिलेगी। सिंध नदी फ्रेंड्स कहां से उद्गम है इसका? इसका उद्गम है विदिशा जिले से। विदिशा जिले से उद्गम है इसका फ्रेंड्स, सिंध नदी का। ठीक है, विदिशा में एक जगह से उद्गम है जिसका नाम आपने शायद सुना हो, सिरोंज। सिरोंज नदी है, वहां से विदिशा से इसका उद्गम हुआ है। इसका सिंध नदी का। फ्रेंड्स इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो, सिंध नदी अलग है हमारी, काली सिंध नदी अलग है। काली सिंध नदी बहती है 150 किलोमीटर, और सिंध नदी जो विदिशा सिरोंज से जिसका उद्गम है वो कितनी बहेगी? वो बहती है फ्रेंड्स 470 किलोमीटर। कितनी बहेगी फ्रेंड्स? 470 किलोमीटर। मैं लिख देता हूं, आप अपने पॉइंट्स बनाते चले, अपनी कॉपी पेन डायरी जिसमें भी आप लिख रहे हैं फ्रेंड्स। 470 किलोमीटर अगर छोटा दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, मैं इसी बोलता भी जा रहा हूं ताकि साथ ही साथ आप, अगर दिखाई नहीं दे रहा है, अगर छोटा दिख रहा है तो आप इसको क्लियरली आप सुन सके, सुन के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मगर एक आइडिया के लिए मैंने आपको बताया है कहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कहां जाके मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने बात कर ली सिंध नदी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम कुछ नदियों के बारे में बात करेंगे जो कि है बेतवा नदी और घसार नदी। ठीक है फ्रेंड्स, बेतवा नदी और घसार नदी के बारे में बात करेंगे। होप करता हूँ आप लोगों ने सब नोट कर लिया होगा। फ्रेंड्स मैं इसको भी थोड़ा मिटाता हूँ, बाकी नदियों के बारे में मुझे आपको बताना है। तो केन नदी फ्रेंड्स, तो हम पढ़ने वाले हैं अब केन नदी के बारे में। केन नदी का उद्गम कहां से होता है फ्रेंड्स? खैर इसमें कई मिथ्य हैं, कई अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, मगर जो मैंने स्टडी करी है उसके अनुसार अधिकतर किताबों में इसका उद्गम दिया गया है कटनी से। तो फ्रेंड्स इसको हम मान के चलेंगे, केन का उद्गम कहां से हुआ है? कटनी से। अच्छा फ्रेंड्स, केन का उद्गम हुआ है कटनी से,
और साथ ही साथ ये कहाँ जाके मिलती है, किससे जाके मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका उद्गम हुआ है कटनी से, तो साथ ही साथ ये यमुना जाके मिल जाती है, यमुना जाके केन नदी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस केन नदी का उद्गम कटनी से हुआ है और कहाँ जाके मिल जाती है ये हमारी उत्तर प्रदेश जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है। तो ये आता है विंध्याचल भांडे श्रेणी में, और भांडे पर्वत श्रेणी में। फ्रेंड्स ये लिख लेंगे हम। ये भी प्रश्न आ जाता है हमारे प्रश्न पत्र में अक्सर, कौन से पर्वत श्रृंखला से है? तो भांडे पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम हुआ है। फ्रेंड्स तो आप इतना नोट डाउन करें। ये साथ ही साथ याद रखें यमुना नदी में जाके केन नदी मिल जाती है। फ्रेंड्स और टोटल इसके अगर हम किलोमीटर की बात करें तो कितने किलोमीटर बहती है? इसकी कुल लंबाई होगी केन की, जो की होगी 427 किलोमीटर। कितनी होगी फ्रेंड्स? आपको प्रॉपर अगर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ, 427 किलोमीटर। फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी प्रकार से कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम लगती है या कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, केन नदी का उद्गम कटनी से कहाँ जाके मिलती है? यमुना नदी में। यमुना नदी में कहाँ? यहाँ पर लिखना हो गया फ्रेंड्स, तो वो मैं आपको और बता दूं, ये है चिला गांव। चिला गांव में जाके यमुना नदी में मिलती है। चिला गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ इसका हम किलोमीटर याद रखेंगे, जो है 427 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो केन नदी के बारे में हमने ये चीज पढ़ी। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे कुछ परियोजनाएं भी हैं, इस पे कई बांध भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात कर लेते हैं जो इस पे एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है घड़ियाल परियोजना, जो की है पन्ना जिले में। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे पन्ना जिले में कौन सी है? घड़ियाल परियोजना। प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाता है फ्रेंड्स कि घड़ियाल परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? तब हम वहां पे जवाब लगा के आएंगे, केन नदी पे घड़ियाल परियोजना पन्ना में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा। इसी के साथ ही साथ ये हम आगे अब हम इसके बारे में अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है टॉन्स नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मिटा देता हूँ, फिर हम टॉन्स नदी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है। वो नदी भी है टॉन्स नदी का, टॉन्स नदी है, ये रहता है सतना जिले से। ये फ्रेंड्स आपने जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, कैमूर की पहाड़ियों से इनका टॉन्स नदी है, यहाँ से उद्गम होता है। कैमूर की पहाड़ी में कहाँ पे फ्रेंड्स? कैमूर की पहाड़ी में तमसा कुंड करके जगह है, तमसा कुंड। ठीक है ना, आप याद रखेंगे, तमसा कुंड, तमसा कुंड से इसका उद्गम होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये नदी कुछ यहाँ जाके यमुना में नहीं, ये नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती फ्रेंड्स? टॉन्स नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है, गंगा नदी में जाके ये मिलती है। साथ ही साथ इसका मैंने आपको बताया उद्गम कहाँ से होता है? तमसा कुंड से। ठीक है, सतना जिले से। ठीक है, इसी के साथ साथ एक नदी और है इसके समीप, जो कि हम पढ़ रहे हैं, काफी छोटी नदी है मगर कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके साथ, वो है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी कहाँ से फ्रेंड्स? रीवा जिले से।
ठीक है फ्रेंड्स। तो बीहड़ नदी है जो कि है रिवर जिले से। ये क्यों इम्पोर्टेंट नदी है? ये इम्पोर्टेंट नदी इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ जलप्रपात बने हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस पे हम जान लेते हैं कौन सा जलप्रपात बना है, जो कि एक सबसे फेमस जलप्रपात है, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, वो है चचाई जलप्रपात। ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, ये चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? इसकी कुल लंबाई है 130 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, टोंस नदी के बारे में हम पढ़ रहे थे। टोंस नदी सतना जिले से उद्गम होता है दमशकुट से। कहाँ जाके मिलती है? गंगा नदी में जाके मिलती है। साथ ही साथ बीहड़ नदी, ये टोंस नदी की भी सहायक नदी मान लेते हैं इस एक प्रकार से, क्योंकि बीहड़ नदी टोंस नदी में जाके मिलती है और यह नदी टोंस नदी गंगा में जाके मिलती है, गंगा नदी में जाके मिलती है। और बीहड़ नदी पे ही जो हमारा सबसे प्रचलित जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो है चचाई जलप्रपात, जो कि 130 मीटर पे है, 130 मीटर की ऊंचाई पे है। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम और चीजें जान लेते हैं जो कि बीहड़ नदी पे है, वो है फ्रेंड्स। आइए अब हम दक्षिण की नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिण की नदी में सर्वप्रथम हो जाती है वर्धा नदी। वर्धा नदी से तो फ्रेंड्स ये कहां से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है हमारे बैतूल जिले के मुलताई से। फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं नदी पर आ चुका हूँ, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि वर्धा नदी की उद्गम होता है बैतूल मुलताई से, तो साथ ही साथ एक और वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम हमारे मुलताई से ही होता है? प्लीज इसको महाराष्ट्र में वर्धा नदी। तो फ्रेंड्स वर्धा हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वेनगंगा नदी के बारे में। वेनगंगा कहाँ से उद्गम होता है? वेनगंगा का उद्गम होता है आपका सिवनी जिले से। वेनगंगा सिवनी। ठीक है फ्रेंड्स, वेनगंगा नदी जो है ये भी महाराष्ट्र की ओर जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसका सिवनी के सिवनी जिले से उद्गम होता है। सिवनी के पास कहां से फ्रेंड? वो है पारसवाड़ा पठार से। ठीक है ना, तो ये भी याद रखेंगे, पारसवाड़ा पठार। ठीक है फ्रेंड्स, ये नदी भी हमारी महाराष्ट्र की ओर जाती है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में कहाँ जाके मिलती है ये नदियां, और फिर इसका नाम परिवर्तन होके क्या नाम हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी वर्धा नदी के बारे में जो कि महाराष्ट्र जाती है, और वेनगंगा नदी के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे एक नदी और है फ्रेंड्स, इसका नाम है पेंच नदी। यहाँ पे है फ्रेंड्स क्या है? पेंच नदी। पेंच नदी भी वेनगंगा में जाके आगे मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी वेनगंगा नदी की सहायक नदी होगी, ये जाके इसमें मिल जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ा दक्षिण में, जो कि थी वर्धा, वेनगंगा और पेंच नदी। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पेंच नदी जो है, ये पेंच नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हमारा पेंच नदी जो है, यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे कि पेंच नदी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होके गुजरती है। और फ्रेंड्स ये जो नदी है यहाँ से इस प्रकार से आगे महाराष्ट्र में मिल जाती है। यहाँ कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? ये लगती है मांडेर। मांडेर में आके ये नदी महाराष्ट्र में मिल जाती है। देख लेता हूँ यहाँ पे महाराष्ट्र
ठीक है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र में आके भांडेर में मिल जाती है। साथ ही साथ जब ये नदी मिलके आगे बहती है भांडेर के आगे, तो इसका नाम परिवर्तित होके प्राणहिता हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? प्राणहिता इसका नाम हो जाएगा। अब ये फ्रेंड्स जो आगे बहेगी किस नाम से बहेगी? वो बहेगी प्राणहिता नाम से बहेगी। और प्राणहिता किसकी नदी है? प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग नोट डाउन करते जा रहे होंगे। साथ ही साथ कोई भी प्रकार का प्रश्न होगा आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे होंगे, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने दक्षिण की नदियों के बारे में पढ़ा। दक्षिण की नदियों में वर्धा नदी, आपकी वेनगंगा नदी, पेंच नदी, ठीक है, और ये तीनों नदी आके हमारी मिलती है भांडेर में, महाराष्ट्र में, जो कि आगे चल के उसका नाम हो जाता है प्राणहिता नदी। ठीक है, और जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये मध्य प्रदेश की सारी प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, और साथ ही साथ अब हम नए लेक्चर में मिलेंगे।